हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू टीचर सेलेक्ट एकेडमी। मैं हूं गुफरान आलम, आपका शिक्षक, आपका होस्ट। पिछले वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही थी, आप सब ने देखा, मैंने भी देखा कि साउंड क्लियरेंस थी, साउंड क्लियरेंस हो रही थी, लेकिन वीडियो में जो कंटेंट्स मैंने प्रोवाइड किया था, जो कंटेंट्स बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए था, वो नहीं दिख पाया। चूँकि वो हम लोग लाइव नहीं हो पा रहे हैं, इसका एक कारण ये भी है कि लॉकडाउन के बाद सारी स्थिति, सारी चीज़ें इतनी बदल गई है कि थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। और मैं आज से ही इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप सभी लोग इसे देखेंगे और इस पर अपनी राय देंगे। हो सकता है कि आज शाम तक कोचिंग वाला सेटअप जो लाइव का लगा हुआ है वो ठीक हो जाए और वो अपडेट हो जाए, उसमें कुछ कमियां आ रही हैं तो उसको बेस्ट कैमरा से अच्छे रिजोल्यूशन में वीडियो बना के, बोर्ड पे जैसे पढ़ाया जाता है वैसी वीडियोस बना के और आपको दी जाएंगी। तो जब तक कोचिंग संस्थान नहीं खुलते हैं तब तक आप उन वीडियोस के माध्यम से पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखते हैं, उसी को मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे बढ़ूँगा। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 3 के लिए हम लोगों ने जो जो लाइन पढ़ी थी, मैं उसको एक बार और रिपीट कर देना चाहूँगा कि पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। हम अपने परिवार से ही सीखना शुरू करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब हम अपने परिवार के होते हैं। हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करते हैं, जिसे लिंग हू फेन के नाम से जाना जाता है। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली बनाते हैं। कारण ये है कि वहाँ ठंड काफ़ी पड़ती है और सरसों के तेल से बदन गर्म होता है, इसलिए वो लोग खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। गोवा और समुद्री तटीय प्रदेश में नारियल के तेल में समुद्री मछली को बनाया जाता है क्योंकि वहाँ नारियल के तेल की बहुलता है, इसलिए। केरल में लोगों के घर के आंगन में ही नारियल के पेड़ मिल जाते हैं तथा वहाँ लोग उबला हुआ टैपिकुआ खाते हैं। टैपिकुआ ज़मीन के अंदर उगने वाला एक तरह का फल है, ज़मीन के अंदर, ध्यान रखने की यही बात है। और ये केरल में पाया जाता है, लोग इसको उबाल के खाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बिहार वगैरह में अलुआ खाते हैं ना, अरुआ या अलुआ ऐसा कुछ बोलते हैं, जो ज़मीन के नीचे उगता है, बड़ा बड़ा होता है, मीठा मीठा लगता है, वैसा ही टैपिकुआ वहाँ होता है। उसका रंग लाल सा होता है, सलजम जैसा होता है टैपिकुआ। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पिछली बार ही ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी पक्षी अपने गर्दन को झटक के आगे या पीछे करती है, तो वो मैना है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तोता आदमी की बोली की नकल कर सकता है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों एवं डिज़ाइन के होते हैं, उनको उड़ने में मदद करते हैं। पक्षियों के पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। शिक्षक के अलावा और भी व्यक्ति जानकारी के स्रोत हो सकते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो, सिर्फ केवल टीचर ही नहीं होते। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन ज़मीन में नीचे सुरंगों में चलती है, कलकत्ता में भी वैसे ही चलती है। हम लोग विदेश हवाई जहाज़ से जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र ना हो इसके लिए हम आसान सफ़र का इस्तेमाल करते हैं। केरल में लोग अधिकतर नाव की सवारी करते हैं। शिमला में लोग घोड़े की सवारी करते हैं क्योंकि ऊंच नीच बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग आसपास साइकिल या अपने रिक्शा या पैदल ही चले जाते हैं। लंबी दूरी के लिए आसान सवारी करते हैं। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का तरीका ब्रेल लिपि के माध्यम से होता है। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, जिसे हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल इसके आविष्कारक थे, फ्रांस के रहने वाले थे। इनकी आँख 3 साल की उम्र में ही चोट लगने से ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्होंने एक नई चीज़ों का आविष्कार किया जो अंधे लोगों के पढ़ने में, समझने में मदद करे। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि से एक क्वेश्चन हर साल होता है, इन्हीं तथ्यों में से, इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। असम और पूर्वोत्तर राज्यों में घर बांस के बने होते हैं जो ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं और यहाँ लकड़ी से भी घर बनाए जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत वर्षा होती है। जहाँ मेघालय एक प्रदेश है, मेघालय में मासिनराम एक जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश के साथ बर्फ़ पड़ती है और जो भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल के क्षेत्रों में, कश्मीर वगैरह में, यही बर्फ़ की बारिश को हम स्नोफॉल के नाम से जानते हैं। पहाड़ी प्रदेश में जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है, नो डाउट। बर्फ़ के घर को इग्लू कहते हैं, यहाँ ठंडा प्रदेश में होता है। एस्किमो जो लोग होते हैं ना, वो
उनको इग्लू कहा जाता है, वो बर्फ़ का घर बनाते हैं, इग्लू में रहते हैं, उन्हें इग्लू कहा जाता है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी दीवारें बहुत मोटी होती है और इनकी छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। हाउस बोट, जो लोग भाड़े वगैरह पर लेकर अपनी हाउसिंग का भी काम उससे कर सकते हैं, रहते हैं। तो हाउस बोट, शिकारा, शिकारा जिसे नाव के नाम से भी जानते हैं हम, जम्मू और कश्मीर में डल झील में चलने वाली चीज़ें हैं। झील को चार चिनारी कहते हैं। श्रीनगर में चाय को कहवा कहते हैं और चाय का मतलब चाय और कहवा मतलब कॉफ़ी भी होता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो पिछले वीडियो में हमने इतना चर्चा किया था, उसको मैंने रिपीट कर दिया। अब हम क्लास 4 की ओर चलते हैं, ज़रा से इसको भी देख लिया जाए। पहाड़ी प्रदेश में नदी को पार करने के लिए ट्रॉली, जो लकड़ी का बना एक झूला होता है ट्रॉली, उसकी मदद लेते हैं। ट्रॉली रस्सी के माध्यम से, जो सामान्यतः लोहे की होती है, उसको रस्सी के माध्यम से सरकाई जाती है, खिसकाई जाती है। सामान्यतः नदी को पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं जो सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों से बने होते हैं, है ना। नदी को पार करने के लिए पुल तो बिल्कुल बनाना ज़रूरी है, और पुल कैसे बनते हैं आपको बेशक पता है। राजस्थान में दिन में रेत खूब तपती है और बच्चे ऊँट या गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। केरल में नाव को बल्लम बोलते हैं, लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव केरल में वल्लम कहते हैं। क्वेश्चन ये भी सीटेट में आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। वल्लम कहाँ पाया जाता है, तो केरल में। मैदानी इलाके के बच्चे बैलगाड़ी पर बैठ हरे भरे खेतों का नज़ारा लेते हुए स्कूल जाते हैं। लड़कियां पहले स्कूल नहीं जा पाते थे, लेकिन अब साइकिल चलाकर 7-8 की टोली में स्कूल पहुंच जाती है, चूँकि सरकार ने उनके लिए साइकिल उपलब्ध करा दिया है। घने जंगल से बच्चे प्रायः पक्षी और जानवरों की आवाज़ सुनते हैं और निकलते हुए पहुंचते हैं जहां जंगल इतना घना हो कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा हो जाता है। उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। यहाँ बर्फ़ पर ऐसे ही धीरे धीरे चलकर स्कूल पहुँचते हैं लोग। उत्तर की पहाड़ियों में मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर वगैरह में ज़्यादातर। उत्तराखंड की पहाड़ियों के लड़के और लड़कियां ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होकर भागते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते और कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं। जिनके कान नहीं दिखते उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके होते हैं। इन छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देता। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। ऐसा हो रहा है जैसे बचपन की सारी बातें याद आ रही हो ना, किसी क्लास में पढ़े हुए सब। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर होते थे, लेकिन अब नहीं। यह सबसे बड़ा जानवर होता था और यह अंडे देते थे, डायनासोर्स। हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ, पक्षी मोर है, राष्ट्रीय गान जन गण मन है, राष्ट्रीय फूल कमल और हमारा राष्ट्रीय फल आम है। एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। यह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इसके ऊपर शरीर को ठंडक मिलती है और उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा भरते हैं, हवा करते हैं। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथी के बच्चे अपने झुंड के साथ रहता है। झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड में रहते फिर वे झुंड की नेता होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं और वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजरली गांव की रहने वाली थी। उसके गांव में खेजरी के बहुत से पेड़ थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं, और पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते, हम पर, और न हम उनके बिना रह सकते हैं। 300 साल पहले यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते थे, ये बिश्नोई वाला क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, राजस्थान के जनजाति है बिश्नोई।
बिश्नोई कहलाते थे, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते थे वो लोग। यहाँ रेगिस्तान होने पर भी इलाका हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजरी के पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आता है और इसके लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। खेजरी के पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसे छाया भी प्राप्त होता है। अनीता मुजफ्फरपुर ज़िले के बाचेहा गांव में रहती है, जो बिहार में पड़ता है। अनीता मधुमक्खी पालने का काम करती है। यह कुशवाहा एक चमकता सितारा अर्थात गर्ल स्टार है। अनीता को गर्ल स्टार के नाम से जाना जाता है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। अनीता के माता पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन अनीता अपनी पढ़ाई को फिर जारी रखी और गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। अनीता जब बड़ी हुई तो उसने मधुमक्खी पालने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए इस गांव में लोग मधुमक्खियों को पालन शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। अतः मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही हो सकता है, अक्टूबर से दिसंबर। ये मंथ याद रखिएगा आप लोग। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिल सकता है। कितनी बड़ी बात है कि जितने बक्से होते हैं, सैकड़ों बक्से रखे रहते हैं और एक बक्से में 12 किलो तक शहद मिल सकता है। मधुमक्खी के काटने से चेहरा सूज जाता है। मधुमक्खियों को पालने के लिए चीनी का घोल तैयार किया जाता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में बहुत सारी काम यही करती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो खास काम नहीं करते। जब किसी मक्खी को रस मिलता है तो वह एक तरह का नाच करके सभी मधुमक्खियों को बुलाती है। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है। सभी चींटियों का काम बांटा होता है, जिसमें रानी चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैये भी मधुमक्खियों की तरह समूह में रहते हैं। ढोकला, चटनी, ये नींबू वाले चावल और मिठाई, ये सब गुजरात के पहचान है। बटाटा वड़ा, पूड़ी, साग, दूध आदि भी गुजरात की पहचान है। गांधीधाम, कच्छ, अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड के बारे में क्वेश्चन एक बार आ चुका है। मडगांव गोवा राज्य में है। यहाँ चारों तरफ हरियाली रहती है और यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। जहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ पहाड़ को काट कर सुरंग बनाए जाते हैं, बनाकर रास्ता निकाला जाता है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 12 सुरंग और 2000 पुल है। ऐसा क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। उडुपी स्टेशन केरल में है, जहाँ इडली बड़ा लोग खूब चाव से खाते हैं। केरल में केला बहुत छोटा होता है। यहाँ खास तौर पर चावल की खेती की जाती है। केरल में नारियल के पेड़ खूब पाए जाते हैं। केरल में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। मलयालम में वलियम्मा मौसी को कहते हैं और अम्मूमा नानी को कहा जाता है। कोट्टायम केरल राज्य में पड़ता है। कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली, इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। वे एक बार में 130 किलो तक वज़न उठा लेती है। उन्होंने भारत के लिए 29 मेडल जीती। ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का काम करती हैं। तीनों बहनों की कहानी। 3 बहन, ज्वाला, लीला और हीरा, ये तीनों मुंबई में रहती है। ये तीनों कबड्डी खेलती और दूसरे को सिखाती भी है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। मधुबनी पेंटिंग बिहार में मधुबनी जिले के नाम से जाने जाने वाला एक प्रसिद्ध चित्रकला का नमूना है, जिसमें पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। उत्तर प्रदेश में लोगों को कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। केरल में लोगों को केले के फूल की सब्ज़ी बहुत पसंद होती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। बहुत से फूल जैसे गुलदावरी, जनिया से भी रंग बनाए जाते हैं। उनके रंगों के कपड़े भी रंगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए काफ़ी मशहूर है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। गुलाब जल और ग्लिसरीन के साथ नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर त्वचा पर सर्दी के समय इस्तेमाल करने से त्वचा नहीं फटती है। गाजी खान पाकिस्तान में है। साहेना गांव हरियाणा राज्य में पड़ता है। लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। यहाँ पर किसान जुलाई के महीने में प्याज की फसल उगाने की तैयारी करते हैं। प्याज की फसल उगाने के लिए खेत को पहले खूंटी की मदद से नरम किया जाता है।
कन्नड़ में पापा को अप्पा कहा जाता है। जो फसल के बिना बोए जाते हैं उन्हें बिना बोए उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहा जाता है। गीजू भाई बधेगा गुजरात के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर भी माने जाते हैं। उन्होंने बच्चों के पढ़ने के लिए किस्से कहानी और बहुत सारे पत्र लिखे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बहुत बड़े हामी माने जाते हैं गीजू भाई। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। गौरैया, फाख्ता, शक्करखेरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपने घोंसलों बनाने की तैयारी में लगे हैं। कलचिरी, जिसे इंडियन रॉबिन कहा जाता है, के घोंसले घास से बने होते हैं। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछे हुए रहते हैं। कौवे के घोंसले लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से बनी होती है। कलचिरी बच्चे के मुंह में कीड़े पकड़ के ले जाकर डालती और खिलाती है। कोयल बहुत मीठा गाती है और वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा उसे अपना समझकर सेता रहता है। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में घोंसला बनाती है। गौरैया घर में या आसपास कहीं भी घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी, जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसी में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। लटकता घोंसला पर क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। शकरखोरा बनाता है। यह घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े और मकड़ी के जाल को लाके रखती है। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर जो अच्छा लगता है उसमें रहती है और अंडे देती है। मतलब नर बहुत सारे घोंसले बनाते हैं, मादा को आमंत्रित करते हैं, आइए देखिए आपको जो पसंद आए हम लोग उसी में रहेंगे। वीवर पक्षी, ध्यान में रखने की बात। पक्षियों के कई दुश्मन हैं। मनुष्य और दूसरे जानवर जैसे कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे, ये सब मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कर्नाटका के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की किल्लत हो गई है। बच्चों ने बड़ों के साथ एक भीम संघ बनाया। भीम संघ ने पहाड़ी के ऊपर की टंकी को साफ करने की और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात कही गई। भीम संघ के प्रयास से वहाँ पानी की किल्लत दूर हो गई और आज भी वहाँ भीम संघ मौजूद है। कहाँ पे? कर्नाटक के होलगुंडी में। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ होता है जिसमें पत्तियाँ बहुत कम होती है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें ज़मीन में काफ़ी नीचे तक जाती है और उसे तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाला जाता है। बिहू त्यौहार 14 या 15 जनवरी अर्थात असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। बिहू त्यौहार पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड यानी छप्पर बनाते हैं जिसे भेल घर कहा जाता है और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बिहू त्यौहार चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है। भेल घर बांस से बनाई जाती है। असम में सामूहिक भोज में बोरा, चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतज़ाम किया जाता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्यौहार की रात में चेवा चावल भी खाए जाते हैं। ताओ यानी कढ़ाई के आग पर रखकर उसमें पानी उबालकर और भीगे चावल को रखकर उसे केले के पत्ते से ढक देते हैं, उसे चेवा चावल तैयार हो जाता है। असम में औरतों ने पाट और मूंगा का मेखला चादर बनाती हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चे को खाना मिलना चाहिए। सिख समुदाय गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाते और खाने को उनके इस खाने के सिस्टम को लंगर कहा जाता है। अरदास के बाद सभी को कड़ाह प्रसाद दिया जाता है और उसके बाद दरिया बिछाकर सभी को रोटी, चावल, हलवा, दाल और सब्जी दिया जाता है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के राज्य पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर है, इसलिए यहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली एक पारंपरिक व्यवसाय है जो अधिकतर घर में ही रहकर सीखा जाता है। पोचमपल्ली में पहले धागे को धोया जाता है, फिर सुंदर धागों से रंगा जाता है और फिर उन्हें कपड़े बनाए जाते हैं। पोचमपल्ली में रेशम के धागों से रेशमी कपड़े, साड़ियाँ और सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। पोचमपल्ली में सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती है। करघे में कई सुइयाँ होती है। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है।
कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं जो कि दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा परंपरागत व्यवसाय में भी कई औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है। कुल्लू की शाल हिमाचल प्रदेश में बनती है। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मधुबनी जिले में बनती है। असम की सिल्क असम में बनती है। कश्मीरी कढ़ाई कश्मीर में बनाई जाती है। मलयालम में पिता के छोटे भाई को चिट्टप्पन कहते हैं और उनकी पत्नी छोटी चाची को कुंजम्मा कहते हैं। अबू धाबी और आसपास का इलाका रेगिस्तानी है जहाँ चारों तरफ से रेत ही रेत है, न कोई पेड़ न कोई हरियाली, केवल रेत ही रेत। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ पानी बहुत कीमती माना जाता है। रेगिस्तान अबू धाबी इलाके में ज़मीन के नीचे पानी नहीं है, केवल तेल पाया जाता है, इसलिए वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं और बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के को दिरहम कहा जाता है, जिस पर अरबी भाषा में लिखा हुआ रहता है। अबू धाबी में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। यहाँ बहुत ही गर्मी होती है, इसलिए खिड़कियाँ नहीं खोला जाता। ज़्यादातर जगह पर एयर कंडीशन चलते हैं। गर्मी की वजह से यहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं, इससे वे तेज़ धूप से बच सकें। केरल में मसालों का बगीचा है। वहाँ तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि पाए जाते हैं। गरम मसाला कई मसालों का पिसा पाउडर जैसे जीरा, इलायची, छोटी और बड़ी लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेज़पत्ता, सौंठ आदि का बना सबका मिला जुला गरम मसाला कहलाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। ये भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर के पद पर हैं। वहीदा प्रिज्म जम्मू की बहन जम्मू पुलिस में है और वहीदा प्रिज्म जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS की परीक्षा पास की। नौसेना में जहाज़ की सफाई पर ध्यान दिया जाता है ताकि गंदगी और चूहों से बीमारियां न फैलें। नौसेना के हर जहाज़ पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज़ पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। जब परेड होती है तो पीछे टुकड़ियाँ चलती है। पूरी परेड में 36 निर्देश होते हैं। सेना के 3 अंग होते हैं: नौसेना, थल सेना, वायुसेना। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। बस आज के लिए इतना ही। क्लास 4 तक की चीज़ों को आज हमने देखा, क्लास 5 के लिए नेक्स्ट डे कर लेंगे।